बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज बात करेंगे, आगाज़ करेंगे कराची से। कराची की सियासत से जो आने वाले दिनों में मरकज़ बनने वाला है, वहाँ पर काफ़ी हलचल देखने में आ रही है। बहुत सी जमातें एक ही इशू को लेकर बरसरे पैकार भी हैं। वो अचंभे की बात यह है कि वो जमातें एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं। मरदमशुमारी एक इशू है जिस पर सबसे पहले MQM ने काबीना में इख्तलाफी नोट जमा करवाया जब रिपोर्ट मंजूर हो रही थी मरदमशुमारी की। उसको लेकर हिमायत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM को मशवरा दिया है कि अवाम में जाने की बजाय आप हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करें। जबकि PSP यह मौक़िफ़ रखती है कि MQM का ये जो मौक़िफ़ है ये दोगलापन है। अब ये दोगलापन किस तरीके से है, जमात इस्लामी भी इसी मौक़िफ़ की हिमायत करती है। तो सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए और आने वाले दिनों में हिकमत अमली किस तरीके से तब्दील हो सकती है, PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुस्तफ़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफ़ा साहब, अगर देखा जाए मरदमशुमारी पर हर एक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो एक जैसे ही हैं। उसमें PTI भी शामिल है, वो ये समझती है कि मरदमशुमारी ठीक से नहीं हुई। आपको क्यों लगता है कि MQM जिन्होंने पहले से दरखास्त दायर कर रखी थी, उनकी रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार है वो मकरूह और दोगलापन है? इसलिए कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कहूँ मैं, बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड, इसलिए कि इस मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है वो इतनी कमज़ोर है और इनके पास 7 सीटें हैं कि ये इनके पास अगर 2 भी सीट होती तो वफाकी हुकूमत इनकी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकती थी। ये वाली वफाकी हुकूमत, वो वफाकी हुकूमत इनकी 7 सीटों से हिल सकती है। ये तो हमने भी 30 सालों तक ये सियासत हम कर रहे हैं। ये जो इख्तलाफी नोट लिखना है ये तो एक तरह की नीम रजामंदी होती है कि भाई हम कैबिनेट में बैठे हैं, हमने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इख्तलाफी नोट लिख दिया है, आप अपना काम कर लो जो अपना काम करना है। देखिए, अगर ये किसी वजारत का मसला होता, किसी मिनिस्ट्री का मसला होता तो हमें कोई गर्ज नहीं थी सारी चीज़ों में, ये मकरू अपने काम करते रहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, और कराची के को एक तरह से हमेशा हमेशा के लिए गिरवी रखने का ये जो है वो अमल, घिनौना अमल किया गया है। आपने कराची वालों के पीठ पर छुरा घोंप दिया। कैसे मैं कह रहा हूं ये वाली बात, इस तरह से कि अगर आपने इसको एंडोर्स कर दिया, अगर आप इसको सिर्फ इसको आप इसको एक मुतरजा रहने देते, इसको आप ये एक डिस्प्यूटेड रहने देते, तो अगली दफा ये उम्मीद थी कि इस डिस्प्यूट के ऊपर कुछ चीजें ठीक हो जाती। आपने इसको एंडोर्स करके अब ये कर दिया कि भाई कराची की ऑफिशियल पॉपुलेशन 101 करोड़ 60 लाख ही है। अब अगर अगली दफा सही पॉपुलेशन हुई भी तो 20 लाख बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब है कि अब तक जितने भी सेंसस होंगे वो सेंसस इस वाली रिपोर्ट के हिसाब से वो सेंसस होंगे। इसको अप्रूव करना बिल्कुल सरासर मेरी नस्लों के साथ ज्यादती, अगली नस्लों के साथ ज्यादती, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा मुस्तफा कमाल भाई, अगर यही मरदमशुमारी है, यही मरदमशुमारी रहती है और इसी पे बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, तो क्या आप हिस्सा लेंगे? देखिए, मरदमशुमारी का बल्दियाती इंतखाबात से ताल्लुक सिर्फ इतना होता है कि उसके जरिए हल्काबंदी कर दी जाए। मरदमशुमारी का ताल्लुक रोजाना के आपके मामलात से होता है कि आपको शहर में पीने का पानी कितना मिलेगा, लोगों के हिसाब से मिलेगा। आपको शहर में, फर्ज करें कि अगर आज शहर की पानी की रिक्वायरमेंट है 3.3 करोड़ के हिसाब से लोगों की 1240 मिलियन गैलन, और अगर ये मरदमशुमारी मान ली जाती है तो आप कहेंगे कि 800 मिलियन पानी की रिक्वायरमेंट है, तो 600 मिलियन ऑलरेडी आ रहे हैं, 200 मिलियन और दे देंगे तो कहेंगे पानी की रिक्वायरमेंट तो शहर में खत्म हो गई। जबकि पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए कि यहां पर आपने उसको लोगों को गिना सही नहीं है। तो मरदमशुमारी बिल्कुल हम किसी भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, उसका किसी मरदमशुमारी से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपका जो मरदमशुमारी का ताल्लुक है वो कौम के मिलने वाले रिसोर्सेज से होता है, रोजाना के PTI का मौक़िफ़ ये है कि अगर अभी से मरदमशुमारी का आगाज कर दिया और हमने फिर से वो तरीकाकार बहाल किया तो फिर आगे बल्दियाती इंतखाबात हैं, फिर हमें हल्का बंदियां भी तब्दील करना पड़ेंगी, तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। हाँ, हम इसे तब्दील करेंगे, दोबारा से करवाएंगे, लेकिन 2022 में। तो आपके नजदीक ऐसे मौक़िफ़ पे MQM को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था? देखिए, इसके मद्देनज़र MQM को ये मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था। अगर उनके अंदर दम है तो कहते हैं कि भाई आप हमसे
झूठ बोल रहे हैं। अगर आप बल्दियाती इंतखाबात के लिए इतने मुखलिस होते तो आज 2.25 साल हो गए हैं बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट खत्म हुई, आप वहां इलेक्शन करा देते, आपकी हुकूमत है। आप 1.5 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम खत्म हुई, आप 3 महीनों के बाद इलेक्शन करा देते। पंजाब की लोकल गवर्नमेंट के 56,000 काउंसलरों को आपके वजीर आला ने, उनके 2.5 साल का टेन्योर बाकी था, आपने उनको घर भेज दिया क्योंकि सारे वो PMLN के लोग थे। आप वहां पर इलेक्शन करा देते, आप सिंध में आकर कोई बात करते, आप बल्दियाती इलेक्शन कराने की आपकी नीयत नहीं है। अच्छा, अगर आपकी बात मान ली जाती है, अगली बात होती अगर आप को ये कह भी दिया जाए कि आप बल्दियाती इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ये दूसरी बात हम ये कहते कि आप बिल्कुल कराएं, उसके लिए आपको सेंसस के रिजल्ट को अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से 2017 में सेंसस हो गए थे, 2018 के इलेक्शंस आए तो पाकिस्तान में वन टाइम एक ऐसा कानून बन गया कि भाई पुराने हल्का बंदियों पे ही इलेक्शन करा लिए जाए। उस वक्त सबने एग्री कर लिया क्योंकि किसी को वजीर आजम बनना था, किसी को वजीर बनना था, किसी को MP MNA बनना था। बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी वही फॉर्मूला अपनाकर वन टाइम इसको अप्रूव कर देते कि वन टाइम पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन हो जाने चाहिए, कोई मसला नहीं है। और इन सेंसस को, इस मर्दमशुमारी को हम इसके ऊपर 5% ऑडिट कराएंगे, इसको जांच पड़ताल करेंगे और जब ये एक दफा सही हो जाएगी उसके बाद हम इसे फाइनल करेंगे। ये करना चाहिए था। अभी ये बहाना इसलिए कर रहे हैं कि ये बल्दियाती इंतखाबात का बहाना कि लोगों को जी बड़े इनको हुकूक देने, इनको हुकूक नीचे कोई नहीं देने और ना बल्दियाती इंतखाबात होने। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं तासुब की बात है, ज्यादती की बात है। PTI को लोगों ने वोट देकर देख लिया कि PTI को कराची से कोई गर्ज नहीं और MQM का ये वतीरा रहा है, हर दौर में इसने डील की है। इनके मेयर, इनकी पूरी पार्टी अपने मेयर के पास इख्तियारात ना होने का रोना रोते रहे। इनसे पूछें कि ये इख्तियारात पीपल्स पार्टी ने कब लिए तो आपको पता चलेगा 2013 में लिए। तो इनसे पूछो 2013 में आप कहां थे, आप क्या चांद पे गए हुए थे? तो पता चलेगा 2013 में इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ये सूबाई हुकूमतों में ये वजारतें लेकर बैठे हुए थे, इनका गवर्नर बैठा हुआ था, अपने हाथों से इन्होंने सारे इख्तियारात और वसाइल 2013 में दिए। मुश्ताक कमाल भाई, मर्दमशुमारी के हवाले से बड़ी सख्त तशवीश पाई जाती है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, आप कह रहे हैं जो, क्या आप इस पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या कि लोगों को बुला रहे हैं, लोगों से मशावरत कर रहे हैं, कोई इस पर लाए अमन मजीद बनाने के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली कि आप तमाम लोगों को इकट्ठा करें और किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके इसकी आवाज़ बुलंद करें, क्या ऐसा कोई करना चाह रहे हैं? जी हम बिल्कुल, हमारी पार्टी कांटेक्ट करेगी, हमारे कर रही है कांटेक्ट, लेकिन मैं देखिए PTI और MQM तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, वो तो खुद इस गुनाह में शरीक हैं। इस गुनाह को उन्होंने इनिशिएट किया, एक ने इनिशिएट किया, दूसरे ने एक नीम रजामंदी देकर उसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, MQM ने क्यों? और तो दूसरी जो जमातें उनके साथ बिल्कुल करेंगे, हम सड़कों पर भी आएंगे, हम अदालत में भी जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे, इसलिए कि ये हमारी नस्लों का मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये कोई सियासत नहीं है। MQM मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई देखें, कराची वालों ने जो अपना चौकीदार बनाया वो चौकीदार चोरों से मिला हुआ है 30 साल तक। वो चोरों के साथ अगर चौकीदार मिल जाए तो उस घर को लूटने से कोई बचा सकता है? ये हाल MQM का है। ये अपनी वजारतें इसलिए नहीं छोड़ सकते, हुकूमत इसलिए नहीं छोड़ सकते कि इनके ऊपर इतने संगीन केसेस हैं, इतने संगीन इल्जामात हैं इनके ऊपर। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं, जो MQM के सरबराह हैं, ये रॉ के एजेंट जो पकड़े गए हैं, उनको इंडिया ले जाने वाले, रॉ के कैंप में जमा कराने वाले ये शख्स हैं। GIT में उन लोगों ने इनका नाम ले रखा है, उनकी डिटेल बता रखी सारी। इनको पता है कि जिस दिन ये हुकूमत जाएगी 1 घंटे में ये बंद हो जाएंगे। इनका मेयर करप्शन करके घूम रहा है, उसको पता है कि भाई इमरान खान साहब सबको नैब के लेटर भेज रहे हैं, उसको कोई नैब का लेटर नहीं आ रहा। इतनी करप्शन करने के बाद जिस दिन ये हुकूमत से बाहर आएंगे अगले दिन वो बंद हो जाएगा। कराची की अवाम ने तो मैंडेट दिया ना MQM को, बेशक मुकम्मल नहीं दिया लेकिन किसी हद तक तो दिया ना। जी जो है वो कराची की आवाम ने जो मैंडेट दिया उसमें कराची की आवाम को ये एक दफ़ा भी जीतने के बाद ना एक कुछ छोटी कॉर्नर मीटिंग भी नहीं कर सके। और कराची की आवाम को अभी हमने बताया 8 नवंबर 2020 में PDM के जलसे के बाद उसी बाग जिना में 8 नवंबर को, इसी 1 महीने पहले हमने बताया, PSP ने बताया और कराची के लोगों ने बताया कि वो किसके साथ खड़े हैं। बाग जिना जो है वो उबल रहा था लोगों से। बाग जिना जो है वो
हमारा जमात एक तरफ और हमारा जलसा एक तरफ, तो कराची के लोगों के मैंडेट को चुराया गया। मैं नहीं समझता कि इनको कराची के लोगों ने मैंडेट दिया, ये एक सीट भी नहीं जीतते। और अब जो आज इनके पास जो चीजें हैं वो बस इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं रहेंगी। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कराची की सियासत किस हद तक असरअंदाज हो सकती है आने वाले दिनों में, और दीगर इलाकों में जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है सियासी तौर पर, माशी तौर पर, वो किस हद तक सूदमंद है। इसी पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब से, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो वफाकी हुकूमत से भी हैं, सिंध हुकूमत से भी हैं, एमक्यूएम से भी हैं, दीगर इत्तेहादी जमातों से भी हैं, पीडीएम के साथ भी इल्हाक नहीं किया। तो पीएसपी की सियासत, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात और अपोजिशन का इस वक्त लाहे अमल पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है एडिटर फोरम राना अजीम साहब, तो पहले से ही मौजूद थे। राव खालिद साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से सईद खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। राव साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा, क्या समझते हैं कि पीएसपी की हालिया सियासत जो है वो किस हद तक सिंध पर असरअंदाज होगी, और वफाकी तौर पर क्या कभी असरअंदाज हो पाएगी? उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात तो सब सही हैं, मरदमशुमारी पर भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एमक्यूएम पर भी हैं जो खुद मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। देखिए, जितने बड़े बिग बैंग के साथ वो आए थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, और जिस तरह से उन्होंने आके वहाँ कार्रवाई डाली थी कराची में, इलेक्शन में उनकी बिल्कुल उनके गुब्बारे से हवा निकाल के रखती है। अब वो रिवाइवल के मोड में है। वो कहते हैं ना कि जब फिल्म रिलीज़ होती थी तो लाहौर में सिनेमा में जब पहला शो लगता था, तो जब डब्बे की आवाज़ लग जाती थी तो वो फिल्म फिर जितनी मर्जी चलती रहे वो फिर डब्बा ही रहती थी, वो कभी कामयाब फिल्म करार नहीं पाती थी। तो इनके साथ यही हुआ एक्चुअली। पहली एफर्ट में उनकी डब्बे की आवाज़ लग गई, तो वो उस तरह से अब उसको रिवाइव करने के लिए वो जो टामक टोइयाँ मार रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। जितनी मर्ज़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, जितने मर्ज़ी वो एतराज़ात करें, जितनी मर्ज़ी वो लड़ाइयाँ करें, लेकिन एमक्यूएम के दोबारा से सियासत में रिवाइवल जो हुई है, इलेक्शन जीतने से हुई है कुछ किसी हद तक, फिर हुकूमत के साथ बैठने से उनमें हुई है। एमक्यूएम थोड़ा सा एक गड़बड़ कर रही है कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट कराची में जो कुछ करना चाह रही है उसके साथ वो जुड़ नहीं रही, वो उसका हिस्सा नहीं बन रही, बल्कि इख्तलाफात बढ़ाती चली जा रही, तो वो उसको प्रॉब्लम है। लेकिन पीएसपी के लिए मेरा ख्याल है हर आए दिन के साथ मामलात मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। उसको रिवाइवल के लिए मेरा नहीं ख्याल किसी से अलायंस किए बगैर, किसी के साथ जुड़े बगैर या एमक्यूएम के धड़ों को मिलाए बगैर वो दोबारा से उस तरह से कोई एक्शन कर पाएंगे। आगे बल्दियाती इंतखाबात आएंगे, उसमें भी मेरा ख्याल उनके साथ वही होगा जो 2018 के जनरल इलेक्शन में हुआ है, क्योंकि उनकी जो सपोर्ट बेस बनी थी, जिस तरह से भी बनी थी, वो उस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि अब इंटैक्ट है अवामी सतह के ऊपर। शायद वो लोग तो मौजूद हों, वो चेहरे मौजूद हों जो उनके साथ आए थे उस वक्त, लेकिन अब वो अवामी सतह पे उनकी वो सपोर्ट नज़र नहीं आती बज़ाहिर, क्योंकि वो एक्टिविटी वो ऑफ एंड ऑन अब करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी भी नहीं करते, रिवाइवल आपको मुश्किल दिखाई दे रहा है। खबर साहब, आपकी गहरी नज़र है सिंध की सियासत पे, कराची के अंदर जो उतार चढ़ाव आता रहा, तो आप राव साहब की इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं कि रिवाइवल जो है पीएसपी का वो मुश्किल है? दूसरा ये, पीएसपी एमक्यूएम के बारे में ये कहती है कि उन्होंने जो इख्तलाफी नोट काबीना में जमा करवाया वो दोगलापन है उनका, क्या आपको दोगलापन लगता है? देखिए जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है यासिर के जब पीएसपी वजूद में आई थी तो उन्होंने एक तनहा परवाज़ का जो सिलसिला शुरू किया था वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। यही गलती तहरीक इंसाफ भी कर चुकी है कि वो अपने खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। तो इस बुनियाद पर वो आए थे और उन्होंने आकर बिल्कुल सबको मुखालिफ बना लिया, तो उनके लिए गुंजाइश पैदा नहीं की जा सकी। अब अपनी गलतियों का वो ज़रा मुआयना करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल सियासत है। दूसरी बात यह है कि पीएसपी ने क्या करना है। पीएसपी ने जो कुछ तोड़ना है, जो कुछ लेना है, एमक्यूएम से बचा कुचा लेना है, उनका अलग से कुछ नहीं है। बाकी सारी पार्टियां अपने अपने महाज पर डटी हुई हैं। इन्होंने जो पाना है, वो जो एमक्यूएम ने खोना है वो पाना है। तो अब पीएसपी कोशिश कर रही है, मेरी मुस्तफ़ा कमाल भाई से मुलाकातें भी होती रहती हैं, वो अपनी गलतियों पर नज़रसानी कर रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि पहले तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला भी कहते थे कि हम बनाएंगे,
अब वो मेरे ख्याल में कराची की मेयरशिप तक आ गए हैं और उसके हवाले से बड़े पुर उम्मीद हैं और उनके ख्याल है कि यानी वजीर आजम से वजीर आला और अब फिर कराची की मेयरशिप, चले उम्मीद करते हैं कि वो उसमें मुत्तहिद रहें और जो उनके एम है वो उसमें कामयाब रहें। राना साहब, जब गुफ्तगू हो रही थी मुस्तफ़ा कमाल साहब से, आपने भी आइडिया लगाया कि वो अब कुछ पहले वाला जोशो जज्बा नहीं है, अब तनकीद है तो कराची की हद तक है, वफाकी हुकूमत से जिस हद तक है वो आपको भी अंदाजा है कि कितना टक्कर ले सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो पुराने लोग साथ थे वो भी रफ्ता रफ्ता छोड़ गए, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल आए तो उस वक्त एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ जुड़ गई थी, बहुत से नाम थे, हम कह रहे थे कि सारी MQM जो है वो PSP में चली जाएगी, लेकिन बहुत से अहम तरीन इनके लोग जो हैं वो इलेक्शन के फौरी बाद इनको छोड़ना शुरू हो गए और एक बड़ी तादाद मैं कह रहा हूँ जो इनके साथ आई थी वो वापस चले गई। अब जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं जी वो आए ही थे लेकिन कुछ मफादात थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी, वो चले गए। अब इस वक्त अगर आप देखें तो कराची के अंदर मुस्तफ़ा कमाल एक नाम है, उसके बाद दूसरा नाम जो है वो कायम खानी है, इसके अलावा कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं है जो कराची की सियासत में हो। अगर अरशद वोरा है तो वो भी उतना बड़ा नाम नहीं है जितने बड़े नाम पहले मौजूद थे। अब वहाँ पर जो एंटी अल्ताफ़ हुसैन होगा या NTM लंदन होगा वो इनके साथ आएगा, या जो लोग छोड़ के जाएंगे तहरीक इंसाफ को या जो छोड़ के जाएंगे MQM पाकिस्तान को वो इनके साथ होंगे। वो तादाद कुछ ज़्यादा तादाद नहीं है। अब उन्हें एक समझ आना शुरू हो गई है कि हमें अगले इलेक्शन से पहले एक बड़ा नाम देना पड़ेगा, एक बड़ी चीज़ सामने लानी पड़ेगी। अगर वो एक बड़ा नाम सामने ले आते हैं, एक बड़ी चीज़ सामने ले आते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि मुस्तफ़ा कमाल का सियासी मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो। लेकिन मौजूदा हालात में अगर आप देखें तो जो उनके मुतालबात हैं वही मुतालबात MQM के भी हैं, वही मुतालबात जो है कुछ और सियासी जमातों के भी हैं। अगर अब वो कराची की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए उन्हें MQM से ज़्यादा वहाँ पे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगी, जो अभी तक मौजूदा हालात में नज़र नहीं आता, क्योंकि ख़ुद इनमें से कोई शख्स भी मुंतखब होकर आगे नहीं आया। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जिसके बाद इनके करीबी साथी छोड़ना शुरू होते हैं। अगले आने वाले दिनों में अगर इन्होंने अपने आप को मजबूत करना है तो फिर इन्हें चंद और बड़े नाम सामने बड़े नाम अपने साथ जोड़ना पड़ेंगे। भट्टी साहब, क्या समझते हैं? मुतालिबात तो हर किसी के हैं, कराची को लेकर दावेदार तो हर कोई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है, PTI भी है, PSP भी है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उनके पास कोई ऐसा मकनातीस है कि बड़े नाम उनके साथ जुड़ जाए? यासिर, ये मकनातीस अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास नहीं है तो कुछ लोगों के पास ये ज़रूर होता है, और सियासी हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ के पेश नज़र जब वो जेब से मकनातीस निकाल कर उसको एक्टिव किया जाता है तो फिर उनकी चॉइस होती है जो अपनी जेब में मकनातीस रखते हैं कि किसको किसके साथ जोड़ना है मुस्तकबिल की ज़रूरियात के पेश नज़र। उस मकनातीस के फ़वाइद हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ग्राउंड के अंदर जो जगह क्रिएट हुई है, स्पेस क्रिएट हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली थे, जिनके पास जो जिस हद तक इक़्तिदार और इख्तियार था डिलीवर नहीं कर सके, उन्होंने एक स्पेस क्रिएट की। MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी है लेकिन वादों के बावजूद कराची के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी, स्पेस क्रिएट हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई सालों से वहाँ पर इक़्तिदार में है, गवर्नेंस, करप्शन, बद इंतज़ामी, सहूलियात का फुकदान, स्पेस क्रिएट हुई है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब अगरचे कि 2018 के अंदर कोई बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सके असम्बलियों तक पहुँचने में, लेकिन अब इन तीनों MQM पाकिस्तान, PTI और पीपल्स पार्टी ने जो स्पेस क्रिएट की है, तो इस मौके के ऊपर वो अपने एग्रेशन का सबको क्रिटिसाइज करके अपने एग्रेशन का मुजाहरा करते हुए वो स्पेस को अवेल करने की कोशिश तो करेंगे, चूंकि जो अगला टारगेट उन्हें नजर आ रहा है इस सियासी गहमा गहमी के दौरान बल्दियाती इंतखाबात, ये जो मरदमशुमारी का सारा मामला है जिसको आगे चल के हम डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब की यकीनन बड़ी कोशिश होगी कि अवाम को इस जानिब वो उनकी मुतवज्जो कर सके, अपनी जानिब उनकी तवज्जो हासिल कर सके कि आपके उम्मीदों पर कोई पूरा नहीं उतरा। मुस्तफ़ा कमाल ये एक और PSP एक ऑप्शन है जिसको आप मौका दें तो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकती है। और ये ह्यूमन साइकी है, इक़्तिदार में रहने वालों के बाद जब लोग मायूस होते हैं तो फिर जो उसके अपोजिशन में कोई खड़ा होता है जिसको चांस नहीं मिला उसको मौका देती है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास ज़ाती तौर के ऊपर माजी के अंदर कराची के अंदर कुछ बेहतरी लाने के हवाले से कुछ बड़े मंसूबों को सक्सेसफुली मंसूबों का क्रेडिट तो है उनके पास, लेकिन अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में वो क्रेडिट वो कैश करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते।
राव साहब, एमक्यूएम की बात कर लेते हैं। एमक्यूएम ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो अग्रेशन कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने दिखाया, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कुछ बदलाव था, कुछ हद तक था, मुकम्मल बदलाव नहीं आप कह सकते। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं कि हम स्टैंड ले चुके हैं, अवाम में जाएंगे, ये वफाकी हुकूमत से रास्ता अलग करने की बात है, या फिर कुछ और देख रहे हैं हम? एक तो बड़ी बुनियादी बात है कि मरदमशुमारी के ऊपर पीटीआई का भी वही मौक़िफ़ है जो एमक्यूएम का है। जी। इख्तिलाफ तो ऐसा सच नहीं है। पीटीआई भी चाहती है, अभी गवर्नर साहब भी इसके बारे में कह रहे हैं कि जी हम भी चाहते हैं इसको दोबारा किया जाए, लेकिन वो 2022 का इशारा दे एमक्यूएम को कि हुकूमत अप्रूव कर चुकी। जी बिल्कुल। तो वो बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है, अगर हम थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन पीछे जाएं, जब मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, तो उसके मुतालबात देखे क्या थे उसमें। वो भट्टी साहब ने बड़ी वजाहत से बताया था कि वो क्या क्या रिलीफ चाहते थे। तो ये जब वो रिलीफ उनसे रिफ्यूज़ हुआ, ये उसकी कंफर्मेशन है जो भट्टी साहब ने ब्रेक किया था कि वो रिफ्यूज़ हो गया है। वो उन्होंने नहीं माना इनको कि जी हम आपको क्लीन चिट दे देंगे जो आपके लोग बाहर से वापस आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसके रिएक्शन में ये अब प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिचुएशन है, सेनेट इलेक्शन फिर आ रहे हैं, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। मरदमशुमारी का इनका केस भी इन्होंने किया हुआ, उसके खिलाफ उसके मामला चल रहे हैं। अभी वो उस तरह से कोई इतना बड़ा इशू आज के दिन नहीं है मरदमशुमारी का कि उसके ऊपर इतना वावेला किया जाए कि एकदम से वो फट पड़े हैं और उसके ऊपर बिल्कुल कह लें कि एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए कि अब वो आर या पार मरियम नवाज साहिबा जैसे कहती हैं, उस तरह की सिचुएशन पैदा अचानक हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि इसके पीछे और अवाबिल कार फरमा है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर से एक नाकाम मीटिंग हुई है उन लोगों के रिलीफ के हवाले से जो बाहर से उन बुलाना चाह रहे हैं और उनको चाह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल जाए, जैसे जनाब मुशर्रफ के दौर में इनको मिली थी, सब उनके गुनाह माफ़ कर दिए गए थे। तो वो सूरत हाल ज़्यादा मेरा ख्याल है प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये वक्त की ज़रूरत नहीं है, ये उसका इंडिया है वो जो मुलाकात में उनको रिजेक्शन मिली है। तो खबर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई एमक्यूएम पाकिस्तान अवाम में जाएगी, या फिर एक प्रेशर ग्रुप बना के अपने मुतालिबात पूरे करवाने की कोशिश की जाएगी जो वफाकी हुकूमत मानती हुई दिखाई नहीं दे रही? मेरे ख्याल में एमक्यूएम इस वक्त कराची की सियासत में जिस नहज पर पहुंच चुकी है वो कोई बड़ा ख़तरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं है। ये सारी तैयारियां हो रही हैं आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए। उनको सब जमातों को एक टूल चाहिए था, मरदमशुमारी की शक्ल में उनके एक टूल हाथ आ गया है और उन्होंने इस पर अपनी कैंपेन चलानी है। मुस्तफ़ा सैयद भी एक पेज पर हैं, एमक्यूएम भी एक पेज पे है। इस मामले पे जमात इस्लामी भी इनके साथ खड़ी हुई है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट भी इनके साथ। सारी जमातें मरदमशुमारी को मुस्तरद कर चुकी हैं और यही इशू चलना है आने वाले दिनों में जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे और जब ये लोगों में जाएंगे तो कहेंगे कि देखें जी, जब हमारा शुमार ही पूरा नहीं करते, जब कराची की आबादी को सही तरह से गिन ही नहीं पाते तो उसको वसाइल क्या देंगे। तो ये एक मामला है, इस पर जो है सियासत होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त एमक्यूएम को देने के लिए कुछ नहीं है और इसी तरह एमक्यूएम भी तहरीक इंसाफ के बगैर काम करना मुश्किल होगा इनके लिए सियासत में रहना। ये इसी सारी जमातें इसी तनख्वाह पर काम करेंगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में देखेंगे बल्दियाती इंतखाबात होगा, उसमें जो जमात कामयाब होगी मिलजुल कर ये बल्दियाती इंतखाबात के लिए आपके नज़दीक वो तैयारियां कर रहे हैं। राना साहब, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए, दिखाई तो नहीं दे रहा, फ़र्ज़ कर लिया जाए अगर एमक्यूएम पाकिस्तान विफाक से अलहदा हो जाती है तो क्या पीटीआई के लिए मुश्किलात नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल मुश्किलात होगी, बिल्कुल मुश्किलात होगी, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इसके लिए पीटीआई ने अपना इंतज़ाम किया हुआ है। इसके लिए पीटीआई की हुकूमत ने इंतज़ाम किया हुआ है। वो इंतज़ाम जो है वो इंतज़ाम ये है कि मैं आपको बता देता हूँ जी, कुछ तोड़ फोड़ हो चुकी है किसी और जगह पे। देखिए, मैक्सिमम ये होगा ना, इनके साथ जाने से अदम इत्माद की एक तहरीक आएगी। अदम इत्माद की तहरीक के लिए भी कुछ वोट जो होते हैं उनके दस्तखत ज़रूरी होते हैं। तहरीक पेश करने के लिए एक तादाद मुकर्रर होती है कि इस तादाद को, और फिर अगर अदम इत्माद नाकाम हो जाती है तो फिर अपोजिशन किसी और तरफ चले जाते हैं। देखें, ये सारी चीज़ें जो है तैयार हैं, हर चीज़ तैयार है। ये उस वक्त अमल होगा, मैं आपको एक बताऊँ, एमक्यूएम उस वक्त नाराज़ सही होगी जिस वक्त एमक्यूएम के साथ मुस्लिम लीग काफ भी नाराज़ होगी। जब मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम नाराज़ हो जाएगी तो फिर आप समझ लीजिएगा हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं। अगर दोनों में से एक नाराज़ होती है और एक नाराज़ नहीं होती तो फिर हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात नहीं है। फिर हुकूमत के पास कई और भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे वो बच सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो बात सईद खबर साहब ने कही यही है कि अब एमक्यूएम के पास कुछ गंवाने के लिए है, जो कुछ बचा थोड़ा सा वो गंवा नहीं सकते, तो ये इसी तरह चलेगा। सही, बचा हुआ कुछ नहीं है, गंवा नहीं सकते कुछ। भट्टी साहब, कल का जो आइस ब्रेक हुआ है, मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो मुलाकात थी अपोजिशन लीडर से,
गवर्नर सिंध तो ये कहते हैं कि उनकी मुशावरत से नहीं हुई, इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक अच्छी बात है कि वो सही जगह पर पहुंचे हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में बदलाव क्या आने वाला? जैसे देखिए, बहुत सी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन ये मुलाकात एक खसूसी अहमियत की हामिल है। चूँकि मुस्लिम लीग नून के अंदर बातें तो बहुत अरसे से हो रही हैं कि जो मुस्लिम लीग नून का बिलखसूस पीडीएम के अंदर जो बयानी नज़र आता है मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का बिलखसूस, वो शहबाज शरीफ उससे कतन इत्तफाक नहीं करते। और यकीनी तौर के ऊपर पार्टी के अंदर मौजूद बहुत से वो दीगर रहनुमा जिनके बारे में कहा यह जाता है, जो कि जिन्होंने अमली तौर के ऊपर सियासत का आगाज़ किया और उनके ऊपर एक रिफ्लेक्शन है एक प्योर पॉलिटिशियन की, वो भी इस बयान से इत्तफाक नहीं करते। तो अब शहबाज शरीफ साहब से जो उनकी मुलाकात हुई है, इसके असरात तो आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन यकीनी तौर के ऊपर मोहम्मद अली दुरानी साहब कोई ना कोई उनके पास ऑप्शन लेकर गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफे देने के हक में नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ का जो बयानिया है, जो उनको लब व लहज है, उससे इत्तफाक नहीं करते। तो इस सारी सूरत हाल के दौरान जो पहले एक बात होती थी नून और शीन की, आने वाले दिनों में इस बात का लगता है कि फैसला भी जरूर होगा। नून और शीन का फैसला भी आने वाले दिनों में होने वाला है, और ये एक अच्छी मूवमेंट थी जो कल हुई। नाज़रीन, कोरोना वायरस की लहर, आने वाले दिनों में ऑपोजिशन की हिकमत अमली और JUI में पड़ी हुई खलबली पर बात हो। शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कोरोना की दूसरी लहर और अमवात में इजाफा होता जा रहा है। आज के जो ताज़ा इदाद-ओ-शुमार 80 से ज़ायद अमवात हुई और 2000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में जमहूरियत की दावेदार हर एक जमात है, लेकिन इंसानों की, अवाम की, मुआशरे की किसको फिक्र है, ये एक सवालिया निशान है। एक जानिब सिंध में भी 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर एक जलसे का एहतमाम किया जा रहा है। उधर आज गुजरांवाला में जमात इस्लामी जलसा कर रही है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने SOPs के तहत उन्हें जलसा करने की इजाज़त दे दी है। सूरत हाल आने वाले दिनों में किस हद तक खतरनाक हो सकती है? राना साहब, अगर देखा जाए कि सूरत हाल किस नहज पर है कि आने वाले दिनों में कोरोना केसेस बढ़ने का भी खदशा है और ऊपर से इतने बड़े इज्तमात हो रहे हैं, क्या वफाकी हुकूमत इस हवाले से सोच विचार कर रही है या फिर खुली छूट दे रखी? देखिए, सोच विचार तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या करें? जिस सियासी जमात को आप रोकते हैं वो तसादम की तरफ आ जाती है, जिस आप मजहबी जमात को रोकते हैं वो तसादम की तरफ आ जाती है, जिसको आप रोकते हैं वो कहते हैं कि हमारी मकबूलियत से डर गए। असल मामले जो है ना, वफाकी हुकूमत वो किसी सूरत में भी तसादम नहीं चाहती, तसादम तो नहीं चाहती, लेकिन दूसरी तरफ वो इन्होंने खुली छुट्टी दे दी है, क्या वो आके बहुत बांटो, कि ये जलसे जुलूस जो है ये बहुत बांटने के लिए है ना। कोरोना के मरीज़ पहले से ज़्यादा शिद्दत में कोरोना है, ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। और ये जो इस वक्त कोरोना जो आ रहा है, ये तो अलामात भी कई दफ़ा ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन पता लगता है कि कोरोना है। तो यासर ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल। आप देखें कि शादी हाल आपने बंद करा दी है इसलिए कि वो किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं रखते थे, आपने होटल बंद करा दिए इसलिए कि वो कोई सियासी जमात नहीं है, आपने दीगर अदारे बंद करा दिए इसलिए कि वो सियासी जमात, उनका प्रेशर कोई नहीं है। यहाँ पर इस मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है कि जिसका प्रेशर होता है उसको कहते हैं जी आपको SOPs के साथ इजाज़त है, या कहते हैं जनाब हम इजाज़त नहीं देते, जलसा आप कर लें। अब एक FIR देना क्या ये कोरोना का हल है? एक FIR देकर जिसको मर्जी अब इजाज़त दे दे, जाओ जाकर चौक में जलसा करो, जलसा करने के बाद तकरीरें भी हुकूमत के खिलाफ करो, नारेबाजी भी करो, आवाम को भी ज़लील ख्वार करो, और उसके बाद आप चले भी जाओ और कोरोना भी फैला दो। ये हो रहा है। अब हुकूमत अगर रोकेगी तो रोकने के साथ तसादम होगा तो सानिया मॉडल टाउन जैसा वाक़या होगा। अपोजिशन भी ये चाहती है, सियासी जमातें भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए चाहती हैं, हुकूमत अपने आप को बचाना चाहती है, अवाम को मरवाना चाहती है, अपोजिशन अपने आप को जिंदा रखनी चाहती है, अवाम को मरवाना चाहती है। ये सारा चल रहा है। अब कोरोना की इस मौजूदा लहर में जितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं या सर जितने रिपोर्टेड हो रहे हैं या रिपोर्टेड नहीं हो रहे, कल एक रिपोर्ट जो बाकायदा जारी की गई उसके मुताबिक जितनी अमवात सामने आ रही हैं उससे 3 गुना ज़्यादा अमवात वो है जो सामने नहीं आ रही, जो लोग घरों के अंदर मार रहे हैं, जो प्राइवेट क्लिनिकों में मेडिसिन लेते थे, जो प्राइवेट अस्पतालों में थे, जो जिनके दादोशुमार इसमें नहीं आते। तो इस पहले से ज़्यादा कोरोना से हलाकतें भी हैं, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक भी है, पहले से ज़्यादा मरीज़ भी हैं। लेकिन पहले आप देखें कोरोना की सूरत हाल में जलसे बंद हो गए थे, जुलूस बंद हो गए थे, इज्तिमा बंद हो गए थे, शादियाँ बंद हो गई थी, होटल बंद हो गए थे। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में आप देखें ये चीज़ें नहीं हैं, इज्तिमा जारी हैं, बाकी चीज़ें बंद हो चुकी हैं किसी हद तक।
तक, लेकिन इज्तिमा जो है वो जारी है और हुकूमत उन्हें रोकने में बेबस है। राव साहब, जैसा कि राना साहब इशारा कर रहे हैं कि मौजूदा जो लहर है उसमें कोई चीज़ भी बंद नहीं है, लेकिन जो गुज़श्ता लहर थी वो इससे कमज़ोर थी, उसमें सब कुछ बंद था। तो अब मौजूदा लहर में जो खदशात हैं, वफाकी हुकूमत को इसका इदराक क्यों नहीं है? अगर इदराक है तो सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कानून का इत्तलाक जो है वो सिलेक्टिव किस्म का किया जा रहा है। इसमें जहाँ पे उनका बस चलता है वहाँ पे लगा देते हैं, जहाँ पे बस नहीं चलता वहाँ पे आएँ बाएँ शाएँ कर देते हैं। अब जलसे के हवाले से, लाहौर के जलसे के हवाले से जब बात होती थी तो कहते थे जी वो मुल्तान में गलत किया इन्होंने, लाहौर में हम नहीं रोकेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट भी करना है। PTI ने अपने जलसे बंद कर दिए हैं, अपोजिशन जलसे करती फिर रही है। तो ये बदकिस्मती है कि हुकूमत की जो पोलिटिकल विल है इस मामले में वो उस तरह से वो मजबूत नहीं रही। इस PDM की तहरीक के हवाले से आप कह लें या दीगर जो सियासी मामला है उसमें कुछ कमज़ोर पड़ती नज़र आती है। लेकिन दुनिया में जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है हुकूमत को बहुत सीरियसली इसके ऊपर कोई इक़दामात करने चाहिए। इमरान खान साहब का जो स्मार्ट लॉकडाउन का आइडिया है वो बुरा नहीं है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि उन्होंने की थी तो उसके कुछ फ़ायदे मिले थे। अब अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, सिर्फ आप ये कहते रहे कि हमने पहले फेज़ में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी और बड़ा अच्छा हमने परफॉर्म किया था, तो वो उस दावे की बुनियाद के माजी की कामयाबियां गिनवा कर मुस्तकबिल का फैसला तो नहीं कर सकते, मुस्तकबिल के लिए तैयारी भी करना पड़ती है। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर 2 दिन ऐसे रहे कि 100 से ज़ायद अमवात हुई। अब इस हद तक NCOC को जब फिगर्स रिपोर्ट हो रही हैं तो NCOC की जानिब से जो सिफारिशात हैं वफाकी काबीना उसका जवाब क्या देती है? यासिर, काबीना को यकीनी तौर के ऊपर यह जवाब देना चाहिए कि जो आपने SOPs तय की थी उसके मुताबिक हमने ये इक़दाम किए, इन मामलात को यकीनी बनाया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को नोटिस लेना पड़ा चंद रोज़ कबल के मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की डायरेक्शन के ऊपर दीनी मदारिस बंद नहीं हुए, जहाँ पर हज़ारों तलबा पढ़ते हैं और उनका सोशल इंटरेक्शन भी फिर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था, उनको बंद करवाया जाए। शफकत महमूद साहब ने कमिटमेंट की, अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। राना साहब ने और राव साहब ने जिस जानिब तवज्जो मबजूल कराई, मामला वही है कि आप जहाँ पर असल में हुकूमत परेशानी का शिकार है, अपेरेंटली वो अपने कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं कि हम PDM को, अपोजिशन को किसी सूरत से पे नहीं करेंगे, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, लेकिन वो कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते। भले वो कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऊपर एक्शन लेना हुकूमत पर लाजिम है, लेकिन वो एक्शन इसलिए नहीं लेते कि उनके लिए मसाइल ना बढ़े, अपोजिशन को कोई और पॉइंट स्कोरिंग का या अपने आप का आवाम की सपोर्ट हासिल करने का मौका ना मिले। तो वफाकी हुकूमत को, वफाकी काबीना को क्लैरिटी हासिल करना होगी कि पोलिटिकल मकासद, पोलिटिकल उसका इम्पैक्ट को एक साइड पर रख के जो SOPs हैं NCOC के, उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट लाजिम करना है। एक और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, कौमी असम्बली का इजलास 2 माह 9 दिन हो गया मुनक्किद नहीं हुआ, चूंकि हुकूमत को सियासी तौर पर परेशानी है। मौजूदा हालात के अंदर कहते हैं कि कोरोना की वजह से हम इजलास नहीं बुला रहे, कुछ वज़ीर साहब आपकी इसी बात पर राय लूंगा। खावर साहब की हुकूमत को सियासी तौर पर परेशानी है। खावर साहब, जैसा कि भट्टी साहब कह रहे हैं परेशानी है, तो क्या वाकई परेशानी है? इत्तेहादी भी नाराज है, इत्तेहादियों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन ने भी टफ टाइम दिया हुआ है। क्या हुकूमत आने वाले दिनों में मजबूत होती दिखाई देती है किसी ग्राउंड पे? पहली बात तो यह है कि जब ये पहला स्पेल था, ये दूसरा स्पेल उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। हर चौथे घर से जनाजा उठ रहा है और लोग अमवात कोरोना के हवाले से ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। अजीब बात है कि कैंसर से मर जाता है तो कहते हैं कि जी कैंसर में मुब्तला होकर बंदा चल बसा, लेकिन कोरोना का हवाला देना मुनासिब नहीं समझते कि उससे ये होता है कि लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं, ख़ानदान दूर हो जाते हैं। इस वक्त बहुत खौफनाक सूरत हाल है। सिंध में ख़ास तौर पर कराची में जिस तरह से लोग SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी थी उसको जिस तरह से आम लोगों ने नाकाम बनाया है। अब जहाँ तक PDM का मसला है, PDM जब ये तहरीक डिज़ाइन कर रही थी उस वक्त उन्होंने दूसरे स्पेल को पेश नज़र नहीं रखा, क्योंकि दूसरा स्पेल पहले ही बताया जा चुका था कि ये ज़्यादा ख़तरनाक होगा। आपने देखा कि इन्होंने जल्द से मैनेज किए हुए थे। अब वो समझते हैं कि हमने एक तहरुक पैदा कर लिया है, एक नहज तक हमने रिदम बना लिया अपनी तहरीक का, इससे पसपाई जो है वो कहते हैं अपोजिशन की सियासी मौत होगी, इसलिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो अपने जलसे बंद करने को तैयार नहीं है। लेकिन PDM की तहरीक से अवामी सतह पर कोरोना का फैलाव तो बड़ा ही है, लेकिन उन्हें अंदरूनी तौर पर भी नुकसान उठाना पड़ा है। राना साहब, जैसा कि JUIFA के हालिया
इश्यूज़ पर बात कर ली जाए, 4 कारकुनान ऐसे जो पुराने, जो मौलाना फजलुर रहमान से भी कुछ पुराने हैं, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई, बुनियादी रुकनीत, तो उनकी जानिब से अब बगावत का उनसर जो पहले हल्का फुल्का दिखाई देता था अब खुल के सामने आ रहा है। तो क्या समझते हैं कि JUIF में इक़्तिदार या सरबराही के हवाले से आने वाले दिनों में कोई बहस छिड़ेगी? देखें यासर, मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ, अगले 2 दिन में एक बड़ा इजलास हो रहा है और ये इजलास जो है ये बलूचिस्तान में हो रहा है और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की रिहाइशगाह पे भी हो सकता है, लेकिन हो ये कोयटा के अंदर रहे। सही। और इस इजलास में KPK से भी लोग जाएंगे, सिंध से भी जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब से भी जाएंगे और बलूचिस्तान से भी होंगे। एक नई जमीयत उलमा इस्लाम बनने लगी जो हकीकी के नाम से होगी, जो असल जमीयत उलमा इस्लाम होगी। और मैं आपको ये बताता चलो कि इसकी तैयारी इन लोगों ने, जिन 4 लोगों की रुकनीत ख़त्म की है, ज़रा आप गौर करें कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने क्या कहा था हमारे प्रोग्राम में, अगर हो सके वो क्लिप ज़रूर चलाइएगा। उन्होंने कहा था जनाब सिर्फ 2 लोग हैं, याद है ना आपको? हाँ जी, उन्होंने कहा था हम सबसे पहले आगे बाहर आपको बताएंगे। खान को उन्होंने कहा था अपनी फहरिस्त से निकाल दें। अब उन 2 लोगों का नाम भी दे दिया इन्होंने, तो इसका मतलब है, तो इसमें बगावत जो है ना, बगावत, ये 4 लोग नहीं है, इन चारों के 4 हल्के हैं और ये वो लोग हैं जिनका वहाँ पे अच्छा खासा असर और रसूख है। अब इनके राब्ते बाकी जगहों पे हो गए हैं और ये जो फैसला सुनाया गया ना, जिसमें ये जो 3 रुकनी टीम फैसला सुना गई है, इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह हम पीर वाले दिन अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इनकी जो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से गुफ्तगू हुई थी उसमें इन्होंने इकरार किया था कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन फैसला लिखा हुआ आ गया। फैसला लिखा हुआ आ गया, वही हाफिज साहब भी इशारा कर रहे हैं कि फैसले किस तरह लिखे जा सकते हैं। राव साहब क्या समझते हैं आने वाले दिनों में JUIF को किस हद तक मुश्किलात है जिस तरफ राना साहब इशारा कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल है मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि JUI के एक तारीखी तौर पे आप देखें कि ये 20 साल से आलमोस्ट, जब से मुशर्रफ की हुकूमत थी उस वक्त से ये इक़्तिदार में थे और इनके इख्तलाफात नए नहीं हैं। मौलाना शिरानी और मौलाना फजलुर रहमान के, हाफिज़ हुसैन अहमद के, मुझे याद है रहमतुल्लाह काकड़ जब इनके वज़ीर थे पीपल्स पार्टी के दौर में, हाउसिंग के मिनिस्टर थे, तो फजलुर रहमान साहब से कोई काम पड़ा तो हम लोग मिलने गए उनसे, किसी का कोई मसला था घर का, तो उन्होंने कहा वो तो मेरी भी नहीं सुनता, वो तो शिरानी साहब से बात करनी पड़ेगी। तो वो इनके अंदर जो तकसीम या इख्तलाफात वो उसी तरह से ये मौजूद थे, लेकिन क्योंकि हुकूमत में थे दोनों तरफ वाले, इसलिए वो एक दूसरे के साथ चिमटे रहे किसी तरीके से कि ये मामला चलते रहे। अब मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत से बाहर जो तड़प है वो आपको नज़र आ रही है। अब जो दूसरा उनका कह लें कि ये हिस्सा है, ये अब इनको अगर हुकूमत में रहने का मौका मिल रहा है तो वो क्यों मौलाना फजलुर रहमान की वजह से अपना वो मौका ज़ाया करें, इसलिए वो जाहिर बात है वो मौलाना फजलुर रहमान को टफ टाइम देंगे। भट्टी साहब, क्या आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो खुद को जय्यद सियासतदान भी समझते हैं, क्या वो इस मामले को टैकल कर लेंगे या उनके लिए मुश्किल हो जाएगी? यासिर, मौलाना फजलुर रहमान को एक बड़ी डेंट डाली है उनके पार्टी की इन सीनियर रहनुमाओं ने। अगर कोई और पार्टी होती, उसके अंदर से आवाज़ें उठती, तो मेरे ख्याल में उसका थोड़ा इम्पैक्ट डिफरेंट होता। चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम भले एक सियासी पार्टी है, लेकिन उसके अंदर एक मज़हब का जो एक अंसर है, ये एक रंग है, वो बड़ा नुमायाँ और गालिब है। और उसकी रोशनी के अंदर उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो भी रिलीजियस बैकग्राउंड से रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो PTI ने नहीं, किसी और जमात ने नहीं, बल्कि उनके उन पार्टी के शख्सियात ने लगाए हैं जो गुज़श्ता कई सालों से उनके बहुत करीबी साथियों में तस्वुर किए जाते हैं और स्ट्रॉन्ग उनकी पार्टी में पोजीशन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपनी इखलाकी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि अगले किसी PDM के नशिस्त के ऊपर जाके तकरीर करने से पहले वो इन इल्ज़ामात का जो मामला है दुरुस्त है या गलत है उनको साबित करें। विद इन पार्टी इल्ज़ामात का दुरुस्त और गलत का साबित करना पहले बहुत ज़रूरी है PDM के किसी भी सरबराही इजलास से पहले। खबर साहब, आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN हो, PTI हो, कोई भी जमात हो, सियासी जमात जो पहले से है, उसके बेशतर अराकीन अलहदा होते रहे हैं, पार्टी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता रहा। तो क्या आपको जमीयत उलमा इस्लाम फे के इन 4 बड़े अराकीन का अलहदा हो जाना कोई बड़ा नुकसान लगता है पार्टी के लिए, या फिर ये मामूल की कार्रवाई? या सर, मेरे ख्याल में कि ये कोई, जितने लोगों ने मौलाना से बगावत की है ये पहले भी कई सालों से मौलाना के ख़िलाफ़ ही थे। शरफुल मुल्क ने तो मौलाना के ख़िलाफ़ इलेक्शन के लिए कागजात दरख्वास्त भी रखी थी, लेकिन शूरा ने जो एक पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत खड़े हो के जनाब आप अमीर हैं, आप बड़े हैं, हमारे मौलाना मुफ्ती महमूद के साहबजादे हैं, हम आपको
बिला शिरकत गैर अमारत का मनसब देते हैं, तो वो सारा कुछ वो जो पहले से तयशुदा उसके मुताबिक ये दरख्वास्त रह गई। जो हाफिज़ हुसैन अहमद हैं, हाफिज़ हुसैन अहमद पर ज़बान बंदी रही है, ये पिछले 10 साल 7-8 साल से ये पाबंद सलासल रहे हैं सियासी तौर पे कि पार्टी ने इनको घर तक महदूद कर दिया था और ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अभी उनका इन हुए थे, लेकिन अब ये जो इनकी रिफ्ट पड़ी है ये है इस बयानिए पर, क्योंकि बिलावल ने नवाज शरीफ के बयानिए को पीडीएम का बयाना बनाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने यानी इस वक्त ये अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं मौलाना को कुछ ना कुछ मुश्किलात तो डाल सकती हैं। बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो JUIF में शामिल है वो भी अलहदा हो सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ क्या होता है? पीडीएम की तहरीक किस हद तक मजबूत होती है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद रह पाती है या फिर मुंतशिर होती है? कल होने वाली मुलाकात के बाद ये तो मुस्तकबिल ही में पता चल के वाज़ेह तौर पर बात सामने आएगी। बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब, सईद खावर साहब और राना अजीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।